धौली की पहाड़ियों के पास दया नदी के किनारे एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि एक सम्राट के हृदय का इतिहास बदल दिया। एक तरफ मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ था कलिंग, एक स्वतंत्र राज्य जो किसी भी शक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं था। यह युद्ध सिर्फ सीमाओं के लिए नहीं था, यह था एक सम्राट की आखिरी तलवार और एक नए युग की पहली सांस। कलिंग उस समय भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र था। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला स्थलीय मार्ग भी यहीं से गुजरता था और समुद्री व्यापार का मुख्य द्वार भी यहीं था। जब तक कलिंग स्वतंत्र था, मौर्य साम्राज्य का विस्तार अधूरा था। इसलिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में निर्णय लिया कि कलिंग को जीतना आवश्यक है। दया नदी के किनारे दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। कलिंग के योद्धा जानते थे कि हार का अर्थ होगा उनकी स्वतंत्रता का अंत, इसलिए वे आखिरी सांस तक लड़े। लेकिन मौर्य सेना संख्या में अधिक थी, संगठित थी और अत्यंत शक्तिशाली थी। युद्ध भयंकर था। धरती खून से लाल हो गई, आग और धुआं छा गया और दया नदी का पानी भी लाल हो उठा। शाम तक अशोक विजेता थे, लेकिन क्या वास्तव में वे जीत गए थे? अशोक स्वयं लिखते हैं कि 1 लाख लोग युद्ध में मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर बसाया गया और इससे कई गुना अधिक लोग दुख और चोटों के कारण बाद में मर गए। अशोक ने अपनी आंखों से उजड़े हुए घर देखे, रोते हुए परिवार देखे और युद्ध की विनाश लीला को महसूस किया। विजय के उस सन्नाटे भरे पल में उन्होंने पहली बार समझा कि यह विजय नहीं थी, यह हार थी। इसी पल अशोक ने एक नया संकल्प लिया। अब न भेरी घोष गूंजेगा और न तलवार चलेगी, अब गूंजेगा सिर्फ धम्म घोष। अब विजय दिग्विजय से नहीं बल्कि धम्म विजय से होगी। इसके बाद लगभग 30 वर्ष तक अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया। अब उनका उद्देश्य राज्य का विस्तार नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन में शांति और नीति का मार्ग स्थापित करना था। कलिंग ने अशोक को पराजित नहीं किया, कलिंग ने अशोक को बदल दिया और इसी बदलाव से जन्म हुआ अशोक द ग्रेट। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, आखिर उस रात के बाद अशोक ने कैसे एक नई नीति, एक नया मार्ग और एक नई सोच को जन्म दिया जिसे दुनिया धम्म के नाम से जानती है।